डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार और केवल सच एवं द केवल सच टाइम्स के संपादक ब्रजेश मिश्र जी हैं। ब्रजेश जी, आपको डीकेपी न्यूज पर स्वागत है। जी धन्यवाद। अभी बिहार में हालिया में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं और राज्यपाल मनोनीत कोटा से 12 लोगों का, जैसा कि मुझे ज्ञात है, चयन होना है। तो उसमें विभिन्न क्षेत्र के लोग आते हैं, पत्रकारिता के भी हैं, समाज सेवा के भी हैं, साहित्य, कला, चिकित्सा आदि आदि क्षेत्रों के लोग आते हैं। आप लघु मध्यम पत्र पत्रिका का नेतृत्व भी किए हैं और उसका वो सांगठनिक रूप दे करके, तो आपको नहीं लगता जो अभी जो है, जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, जो पत्रकारिता क्षेत्र से कोई लोग नहीं गए हैं? कुछ दिनों का मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, तो इससे भी जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, बिहार विधान परिषद में महामहिम राज्यपाल के कोटे से 12 सदस्यों का मनोनयन होना है, जिसमें समाज सेवा, पत्रकारिता, कला, संस्कृति, चिकित्सा, बहुत सारे क्षेत्र हैं। जिस क्षेत्र के लोगों को चयन महामहिम जी अपने विवेक से करते हैं। निश्चित तौर पे पत्रकारों को भी एक मौका मिलना चाहिए और निश्चित तौर पे एक पत्रकार चूँकि समाज का एक मजबूत आईना है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो है ही, एक मजबूत आईना है जो विभिन्न विषयों को समझते हुए बगैर किसी राजनीतिक दल के प्राथमिक सदस्य होते हुए कार्य करता है। तो निश्चित तौर पे ऐसे सदस्य को निश्चित तौर पे एक पत्रकारिता कोटे से भेजना ही चाहिए, ताकि वह सदन में आवाज़ उठा सके, जनहित का भी और कुछ पत्रकारिता के भी, पत्रकारों की भी समस्याएं, उसके मूलभूत समस्याओं को भी उस सदन में उठा सके। ताकि चूँकि पत्रकार स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर जब काम करेगा तो निश्चित तौर पे बिहार के विकास में एक बड़ा योगदान देगा और चर्चा भी होगी कि एक पत्रकार सदस्य के रूप में है मनोनीत। तो क्या आपको लगता है जो इस बार जो ये भेजा जा रहा है लिस्ट, उसमें पत्रकारिता क्षेत्र से कुछ लोगों ने दिया है? नहीं, आवेदन तो कई लोगों ने भी दिया है, मैंने भी दिया है। जी जी। अब तो निर्णय लेना है महामहिम जी को। अब इस सरकार के भी कुछ चहेते पत्रकार हो सकते हैं जो सरकार के पक्ष में माने गुणानुवाद करते हैं। हाँ, जो भी हो, आप समझ ही रहे हैं, चूँकि आप भी एक पत्रकार हैं। क्योंकि पत्रकारिता आज के समय में किस तरीके से आजकल से देखते ही होंगे कि दो तरह से बट गया है, लोग पक्ष विपक्ष वाले मीडिया हो गया है। एक जैसे ही आप बोलते हैं, जैसे ही अगर आप विपक्ष की बात करते कह देगा गोदी मोदी मीडिया, कोई मोदी मीडिया। मतलब हम मीडिया मैन नहीं रह गए हैं, बल्कि हम अब गोदी और मोदी मीडिया हो गए, नीतीश लालू मीडिया हो गए, मुलायम और मायावती मीडिया हो गए हैं। तरह जहाँ जैसा पार्टी है हर राज्य में, मतलब हम कहीं ना कहीं, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हरास हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 90% इलेक्ट्रॉनिक चैनल खर्च के कारण निश्चित तौर पे चाटुकारिता में मशगूल है। चाटुकारिता में इतने मशगूल हैं कि अब किसी पत्रकार का नाम लीजिएगा तो वो भाजपा से टैग हो जाएगा, कोई कांग्रेस से टैग हो जाएगा, कोई सपा बसपा, आप जाप हम बाप आप, इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं कि पूछिए मत। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे एक नया क्रेज बना है कि हर पार्टी में आजकल पत्रकार प्रवक्ता के रूप में भी जा रहे हैं। हमारे बिहार के दानिश रिजवान को देख लीजिए, हमारे यहाँ आशुतोष थे, बहुत बड़े पत्रकार, टीवी चैनल के, अभी आप पार्टी में हैं। कई लोग धीरे धीरे करके चले गए, कई नेता बन भी गए। तो जैसे लघु एवं मध्यम पत्र पत्रिका का आपने नेतृत्व किया है, आप खुद भी दो मासिक पत्र निकाल रहे हैं, तो इसकी मूल समस्या क्या आपने फील किया, दर्द क्या फील किया जिसको सरकार नहीं सुन रही है, नहीं देख रही है? देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है कि सरकार, मुझे तो ऐसे भी लोग जानता है कि ये स्पष्ट बोलने वाला नाम ही केवल सच है। तो हमारा शुरू में से ही नारा रहा है कि हम हर जगह होंगे जहाँ का खून लाल होगा, कफन उठाकर देखना केवल सच का नाम होगा। ये बिहार की सरकार, जैसे लालू की सरकार 15 साल का तो हम लोग आपातकाल कहते हैं, हम ही नहीं कहते, पूरे दुनिया में ये चर्चा है। लालू जी की सरकार को, अच्छे कार्य को भी हम लोग नज़रअंदाज करते रहे हैं। इन 15 साल की बात करते हैं, पिछले 15 साल से नहीं बात करते हैं, हम उनकी बात करते हैं जो खुद को सुशासन बाबू कहते हैं। हम उनकी सरकार में बात करते हैं। आप गौर करके देखिएगा, बिहार में विज्ञापन नीति 2008 लागू हो गया था। उस विज्ञापन नीति के कारण बिहार में लघु एवं मध्यम पत्र पत्रिका
का स्थिति नारकीय, एकदम बिल्कुल मरणासन पे पहुंच गया था। किस तरीके से एक पत्रिका या साप्ताहिक पत्र का संचालन होता है, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार 1 रुपये का योगदान नहीं देती है, और बल्कि ऐसा कानून ला देती है जिससे कुछ सहयोग करने वाले पदाधिकारी या विभाग भी हैं, वह भी उससे वंचित हो जाते हैं। वैसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन भी करने के लिए भी एक तरीके से अलाउ कर दिया था कि आप रजिस्ट्रेशन भी कराइए पाक्षिक पत्रिका का, मासिक पत्रिका का, साप्ताहिक पत्रिका का, और हम विज्ञापन भी बंद कर देंगे। जबकि भारत सरकार का यह नियमावली है कि अगर कोई भी राज्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र, अगर एक ही 2-3 जिला अगर है तो उसमें विज्ञापन मिले। लघु या मध्यम पत्रिकाओं को विज्ञापन अधिक देकर उसको प्रोत्साहित करने का काम के लिए कानून बनाया जाता है। लेकिन यहाँ बिहार में जस्ट उसका उल्टा है। हम लोगों ने आंदोलन लड़ा, आप भी उस आंदोलन में साथ थे। विज्ञापन नीति 2008 माननीय महामहिम राज्यपाल रहे DY पाटिल, उनके निगरानी में भी हम लोगों ने आग्रह किया और संशोधन हुआ, और निश्चित तौर पे उसके बाद लाभ भी हुआ। नीतीश की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, इस संशोधन को करना चाहिए। 2000 विज्ञापन नीति को संशोधित करके नया संशोधन नीति बना, और चंद एक ही साल कुछ लोगों को विज्ञापन मिला, और बिना मुस्को भव वाली स्थिति में है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिका के संपादक संभवतः ज़्यादातर प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी सब होते हैं। उनकी स्थिति जब इतनी दर्दनाक है कि वो पूरे महीने का भोजन कैसे करेंगे अपने परिवार के साथ, चिंता का विषय है, तो उनके पत्रकारों की क्या दशा और दुर्दशा होगी, मैं महसूस कर सकता हूँ। मजबूरी में चाटुकारिता करते हैं, वो हृदय से चाटुकार नहीं है, लेकिन अब मरता क्या न करता वाली स्थिति है। आज सुशासन बाबू कहेंगे कि हम सबका साथ सबका विकास की सरकार चला रहे हैं, और कुछ पत्रकार इसमें चाटुकार की भूमिका बनकर उसमें जहर घोलने का भी काम करते हैं। सरकार कुछ चीज़ों पर बात स्वीकार भी कर लेती है, जैसे कि हम लोगों ने बहुत आंदोलन भी किया, पत्रकार बीमा योजना आज लागू हो गया, पेंशन योजना लागू हो गया, कुछ अच्छी चीज़ें आई हैं, सरकार उसके लिए साधुवाद है, बधाई के पात्र है। लेकिन विज्ञापन जो रीढ़ है किसी भी संचालन में, इसके लिए निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए, और शायद उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इस बात को निश्चित तौर पे अनुभव भी किया होगा कि वो मीडिया से दूर हो गए थे। बड़े चैनल वाले लोग बुलाते थे, और पत्रिका वाले जो स्थानीय है, क्योंकि वो मूल चीज़ जानता है, क्योंकि वो पत्रकारिता कर रहा है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वाले तो व्यापार करते हैं ना समाचार का, हम व्यापार के साथ साथ लोगों से जुड़ाव रखते हैं, जनमानस की बात रखते हैं। पटना के हैं, पटना के वाले बारे में सोचेंगे। अब मेरा ही अगर मैं किसी बड़े कंपनी में पत्रकारिता करता है, पहले मैं कर रहा था, तो मुझे अगर कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मुझे क्या मतलब है जम्मू कश्मीर के लोकल समस्याओं से, हम तो खबर लिखने आए हैं। लेकिन अगर हम जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अपने स्थानीय समस्याओं का सीधा असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो पत्रकारिता के साथ साथ उस समस्या के समाधान में हम एक रीढ़ की भूमिका निभाते हैं। संभवतः इस भूमिका को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और सूचना विभाग के जो मंत्री होते हैं वो पत्रकारों के साथ सीधी मुंह बात स्पष्ट तौर पे नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आज परेशानी है। आपने विज्ञापन नीति की बात की, आपकी भी पत्रिका DAVP से अप्रूव्ड हुई, हमारी भी हुई है, समाचार पत्र भी उसमें रहा है और साप्ताहिक भी रहा है। सरकार ने नीति बनाई जो 35% विज्ञापन, 35% लघु एवं मध्यम पत्रिका को मिलेगा। लेकिन आप भी उस परिस्थिति से जूझें और हम भी जूझें, जो क्या आपको लगता है जो 35% मिलता है उसमें मात्र चंद विज्ञापन 10-5 हज़ार का दे करके साल में 2-3-4 मैक्सिमम कॉरम पूरा करके 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती को छोड़कर शायद ही किसी को मिलता होगा। भले ही संघ का हो तो उसको 9-10 लाख का मिल गया हो, पंचजन्य वगैरह का मैं नहीं कह सकता। बाद बाकी पूरे देश में किसी को भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि वो सब ऑनलाइन है। जो ये 35% का जो नियम बना, सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर पाती? क्या उसकी अक्षमता है? क्या लेने वाले लोग नहीं है क्या इस देश में? नहीं, देखिए क्या है ना कि लेने वाले लोग तो लघु पत्रिका तो वो तो निबंधन DAVP का भी और RNI का निबंधन इस बात को खुलकर सामने सार्वजनिक है कि कितने निबंधन हैं। लेने के लिए तो लोग व्याकुल हैं, तभी ना DAVP लोग कराते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। देने की नीयत नहीं है। देने की नीयत 35% का कोटा जो लघु या मध्यम स्तर के पत्रिकाओं और सब मीडिया घरानों को मिलता है, उसमें से भी 25% काट के बड़े लोगों को दे दिया जाता है ताकि वो खुश रहे, उनका पेट लबालब भरा रहे, उल्टी होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि आपको बताया जाएगा कि आपका पढ़ता कितना है, आपको लोग देखता कितना है, आपको जानता कितना है ना। फिर भी तो ये नियम बनाने का क्या मतलब? ये जो लॉलीपॉप दिखाया है, जो मैं 35% दे रहा हूँ लोगों को लघु मध्यम पत्रिका का, इसका लॉलीपॉप का मतलब ही होता है कि दिखाइए और सपने में चाट लीजिए।
तो वो आपको 35% दिखा दिया है कि मिल सकता है, आप जिंदा रहें, बचते रहें, भले आप मर गए कोई बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए 35%। अगर 35% ईमानदारी से लघु एवं मध्यम पत्र पत्रिकाओं को अगर विज्ञापन निर्गत होने लगे तो मैं ताल ठोक के कह सकता हूं कि देश में कभी भी मीडिया में भ्रष्टाचार का कहीं भी गंध नजर नहीं आएगा। क्योंकि हमारा जो हिस्सा है, हमारा अपना स्वयं का हिस्सा भी अगर हमको नहीं मिलता है, हम इंतजार करेंगे कि हमको सरकार का जो डिस्प्ले विज्ञापन है उसके लिए बड़े अखबारों की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले विज्ञापन अगर कोई पत्रिका में, साप्ताहिक पत्र में, पाक्षिक पत्र में अगर मिल रहा है तो वो पूरा महीना रहता है। आप गौर करके देखिएगा, अखबार 5 घंटा से ज़्यादा नहीं कारगर होता, इसके बाद आप उसका कोई यूज नहीं हो पाता, जो कतरन शाखा लग जाए सरकारी विभाग का छोड़कर। लेकिन आप पत्रिका है, साप्ताहिक पत्र है, पाक्षिक पत्र है, वो कहीं ना कहीं एक पुस्तक का रूप लेता है और वो स्टोर रहता है। तो विज्ञापन उसको डिस्प्ले मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जाएगा। आपने खुद कहा कि 26 जनवरी, 15 अगस्त पत्रिका चलाने वाले, साप्ताहिक पत्र चलाने वाले लोगों को इंतजार करना पड़ता है कि 15 अगस्त आएगा तो मिलेगा, गांधी जयंती आएगा तो मिलेगा, 26 जनवरी आएगा तो मिलेगा। अब बहुत अगर गधा पहलवान वाला कहानी है ना, अल्लाह रहमान तो गधा पहलवान, तो उस तरीके से अगर कोई पहलवान मेहरबान हो गया तो हो सकता है 2-4 विज्ञापन मिल जाए। 35% तो दूर की बात है, हमको लगता है 5%, 7% से ज़्यादा विज्ञापन वगैरह नहीं मिलता है। और उस विज्ञापन में भी मिलता है, उसमें भी 35% तो कमीशन काट लेता है खुद DAVP वाला। तो हमको तो लगता ही है कि ऊँट के मुंह में जीरा वाला कहावत जो है वही दिया जाता है, ताकि आप संतुष्ट रहें, खुश रहें, अपने आप को आह्लादित महसूस करें कि आप देश में आप संपादक हैं, प्रकाशक हैं। तो इतने बड़े बुद्धिजीवी के साथ इतना घनघोर अन्याय हो रहा है, अब फिर भी वो सोए हुए हैं, इसके पीछे का राज क्या? इसके पीछे का राज है हमारा बड़ा मीडिया घराना। हमारा दुश्मन कोई बड़ा, कोई नेता नहीं है। हमारे जो लोग हैं उनको बोला, अब हमारा बड़ा भाई, अगर किसी बात, मैं इस बात को 2 मिनट लेकर समझाता हूँ आपको कि एक बाप का 2 बेटा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास 2 विंग हैं, एक बड़ा है, एक छोटा है। मान ली मेरा बाप, एक बाप के जो 2 भाई का मैंने उदाहरण दिया, एक बाप के 2 बेटे, एक बेटा बड़ा हो गया, पदाधिकारी हो गया या नेता हो गया, कुछ बड़े पद पे चला गया, छोटा बेटा छोटे स्तर पे काम कर रहा है। तो अब बड़ा बेटा बाप से मिल गया, आप कहा कि छोटा वाला को नहीं भी दीजिएगा तो आपकी लोकप्रियता में कमी नहीं आएगी, आपको इससे ज़्यादा लोकप्रियता हम देंगे, इसलिए छोटा वाला को धीरे धीरे किनारे ही करके रखिए। छोटा वाला आवाज़ लगाता है, अब वो आवाज़ लगा रहा है तो बड़ा भाई सुनता है, बड़ा भाई बाप के पास बात रखना चाहिए कि मेरे भाई को साथ अन्याय हो रहा है, पिताजी आप गलत कर रहे हैं। सरकार ठीक उसी तरीके से बड़ा भाई, जो हमारा बड़ा मीडिया घराना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या दैनिक अखबार हो, बड़े बड़े जो अखबार हैं, उनको ये बात रखनी चाहिए कि हमारे जो छोटे छोटे अखबार हैं, आप बड़ा तब है, किससे बड़ा है? आप प्रभात खबर कहे दैनिक जागरण से बड़ा, दैनिक जागरण कहे भास्कर से बड़ा, भास्कर कहे हिंदुस्तान से बड़ा, किससे? अमर उजाला कहे उससे बड़ा, पंजाब केसरी कहे उससे बड़ा, कौन किससे बड़ा है? बड़ा आप इसलिए हैं कि केवल सच से आप बड़े हैं, आप देश के पहरेदार से बड़े हैं, आप जो भी अखबार, साप्ताहिक, मासिक और पत्रिकाएं हैं उनसे बड़े, इसलिए आप बड़ा मीडिया घराना कहलाते हैं। लेकिन बड़ा बनने के चक्कर में बड़ा तो पूंजी के रूप में ही है, नियम बड़ा यहाँ पूंजी से कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ बड़ा बना दिया गया भैया कि आप बड़े अखबार हैं, आपका ये दायरा है, सर्कुलेशन है। आप गौर करके देखिए ना, कहाँ आप इंडिया टुडे की हालत देख लीजिए, आउटलुक की हालत देख लीजिए। हम लोग तो छोटे स्तर के काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों की हालत पतली हो गई। अब बड़ा छोटा नहीं, एक विंग है जो सरकार के जितना नज़दीक है उसको उतना विज्ञापन मिलेगा। आप सरकार का नाकामी को अगर आप छापेंगे तो आप विज्ञापन तो छोड़ दीजिए, 2, 4, 10, 50 मुकदमा भी झेलेंगे, जैसे मैं झेल रहा हूँ। आप झेलने, अगर आप चाहेंगे कि सरकार क्या चाटुकारिता करे तो आपको सरकार भले ही सीधे तौर पे डिस्प्ले विज्ञापन दे या ना दे, आपको कई तरह के व्यवस्था जरूर उपलब्ध करा देगा। मुझे लगता है कि कुछ व्यवस्था बिहार में भी यह फार्मूला लागू है। बड़े पत्रकारों से कभी मुँह से सुना है आपने कि छोटे पत्रकारों को भी समस्याएँ हैं? हमारे यहाँ एक्रेडिटेशन कमेटी है, हमारे यहाँ रेलवे कमेटी है, हमारे यहाँ विधान परिषद में प्रेस सलाहकार समिति है, विधानसभा में कभी छोटे पत्रकारों के हित के बारे में कभी किसी बड़े पत्रकारों के मुंह से सुना है आपने कि भैया ये हमारे छोटे भाई हैं, इनको भी वाजिब हक मिलना चाहिए? कभी आपने आवाज़ लगाते हुए देखा है आपने? तो इसके लिए ये एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं? उसके पीछे का राज क्या? ये सब बुद्धिजीवी हैं। ये बुद्धिजीवी है ना, जब जरूरत से ज़्यादा लोग बुद्धिजीवी हो जाते हैं तो परेशानी इसी तरीके से हो जाता है। बुद्धिजीवी कभी एक मंच पे नहीं आ सकते। कहा जाता है ना कि मेढक को एक तराजू पे नहीं तोला जा सकता। हम भी संपादक, आप भी संपादक, हम अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में अपने भाई को छोड़ते जा रहे हैं, और शायद इसी कमजोरी की वजह से सरकार हमारी बात को नहीं सुनती। जब हम लोगों ने बिहार राज्य लघु मध्यम पत्रिका संघ बनाया था, जबरदस्त आंदोलन किया था,
था, दबाव बनाया था, सरकार को झुकना पड़ा, 2008 विज्ञापन नीति को बदलना पड़ा और 2016 में विज्ञापन नीति आई और सबको नहीं, बहुत लड़के एक्रीडेशन भी हम लोगों का मिला है। आपने देखा होगा पत्रकार, आई विटनेसेस हैं जी। पेंशन योजना, बीमा, हमारे पास पूरा दस्तावेज। मैं कोई बात हवा में नहीं कहता, मैं लिखित दस्तावेजीकरण पे बात करने वाले लोग हैं। और आप इस आंदोलन में अकेला ब्रजेश मिश्रा का योगदान नहीं है, हर वह लोग शामिल हैं जिनके अंदर एक सोच था कि हम लोग अपना हक ले। तो अंतिम रूप से, चूंकि समय की बाध्यता है, आप पत्रकारों से क्या अपेक्षा रखते हैं, विशेषकर लघु मध्यम पत्र पत्रिका? हम तो ये कहेंगे कि जो भी हमारे, और सरकार से भी हम तो ये कहेंगे अपने पत्रकार भाइयों से कि आप पत्रकार हैं तो पहले तो अभी ये जो 12 कोटा है जो महामहिम राज्यपाल का, अगर आपको लगता है कि ब्रजेश मिश्रा से भी अच्छा उम्मीदवार आपके बीच में है, उनको भेजिए। सदन में एक पत्रकार के लिए हम सबको आवाज़ लगानी चाहिए। मैं भले ही आवेदन दिया हूं, लेकिन मुझे जब लगेगा कि हमसे भी बेहतर उम्मीदवार कोई वहां पर है, हमको जानकारी पता चल जाएगा कि उनका भी आवेदन गया हुआ है, तो मैं आवेदन वापस ले लेने वाला पत्रकार हूं। लेकिन एक पत्रकार कोटे से निश्चित तौर पे सदन का एक सदस्य होना चाहिए जो पत्रकारों के हित में, पत्रकारों के समस्याओं के निष्पादन हेतु सदन में आवाज़ उठा सके और सरकार के बीच मजबूत से अपनी बात को रख सके। सरकार से भी आग्रह करेंगे कि वैसे लोगों को जरूर अवसर दे जो पत्रकार है और राजहित में और समाज हित में काम कर सके। और आम पब्लिक सबका पास्चर है, जिसको चरागाह कहिए, या सब उसी पर निर्भर है, चाहे सरकार हो, मीडिया घराना हो, कोई पूंजीपति हो, तो उससे भी आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, हम आम आदमी से अपेक्षा यही रखते हैं कि देखिए, समाज में जो अच्छे पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, जो सच्चे पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उनके मूल भावनाओं को समझिए और ज़रूर समर्थन दीजिए। बड़ा और छोटा भेदभाव नहीं होता है। आपने देखा होगा कि पत्रकारिता चाहे बड़ा अखबार लिखे या छोटा अखबार लिखे, कुंती देवी अगर कोई है, अगर बिंदी छूट गया तो कौन देवी हो गई, हम वो बोलेंगे नहीं, आप समझ सकते हैं। तो ये अर्थ है, ये आपको समझना होगा कि समाज में अच्छे काम करने वाले पत्रकारों को अगर आप महत्व नहीं देंगे, सिर्फ बड़े बड़े जो माइक पे आके चिल्लाएं, हल्ला करें, ड्रामा करें, किसी बड़े नेता का चाटुकारिता करें, उन्हीं को अगर आप पत्रकार के रूप में स्वीकार करेंगे तो निश्चित तौर पर मनोबल टूटता है। अच्छे काम करने वाले, चाहे वो पत्रिका के संपादक हो, पोर्टल के हो, यूट्यूब के हो या किसी के भी हो, उनको आप महत्व दीजिए। आप देखिएगा कि आपके हक और आपके हिस्से का असली लड़ाई वही पत्रकार लड़ता है जो समाज से सीधा जुड़ा हुआ है। वह चैनल के टीआरपी से नहीं, आपके समस्या से जुड़ा हुआ है, वही सही पत्रकार है। और आपसे उम्मीद है कि आप ऐसे पत्रकारों को आप हमेशा महत्व देंगे और इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो गोलबंद होकर सड़क पे भी उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आप DKP न्यूज पर समय दिए, इसके लिए हृदय की गहराई से आपको आभार सहित धन्यवाद देते हैं। आपको भी सुमन जी, आपको धन्यवाद।